ओके क्लास, ये हमारा केस ऑफ अदरवाइज एंड केस का ऑप्शन है। और बेसिकली ये है क्या, ये है हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट। जिस तरीके से इफ देन एल्स और एल्स इफ हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे कोई साइन यूज नहीं होते। इफ देन एल्स जो है वो रिलाई करता है वैल्यू इक्वलेंसी पर या वैल्यू नॉन इक्वलेंसी पर। ठीक है, केस ऑफ अदरवाइज में हम वैल्यू के अकॉर्डिंग टास्क जो है वो प्लेस करते हैं। इसमें कोई ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का कोई भी साइन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, ये कुछ स्पेशल केसेस में ही यूज हो सकता है। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप इफ देन एल्स से काम कर रहे हैं कोई, तो वो केस ऑफ अदरवाइज से भी अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन केस ऑफ अदरवाइज से जो आप काम कर रहे हैं वो इफ देन एल्स से जरूर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ स्पेशल केसेस में यूज हो सकता है। हर जगह कंडीशनल एक्टिविटीज के लिए आप केस ऑफ अदरवाइज का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से होता है कि हम, ये सूडो कोड की बात कर रहा हूं मैं, अभी किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। कीवर्ड यूज करेंगे केस, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल, जिसके वैल्यू या तो पहले कैलकुलेट करवा चुके होंगे या पहले इनपुट करवा चुके होंगे। कीवर्ड आ गया ऑफ। उसके बाद यहाँ पर हम प्लेस करेंगे वैल्यू 1 और फिर इसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी जो भी हमें प्लेस करनी है। और दूसरा ख्याल रखना है कि इस एक्टिविटी के बाद हर वैल्यू पर हमें ब्रेक जरूर रखना है। उसके बाद वैल्यू 2 और उससे रिलेटेड एक्टिविटी और फिर उसके बाद ब्रेक। ये सिनेरियो इस तरीके से चलता रहेगा। वैल्यू n, एनी एक्टिविटी, यानी कि जितना बड़ा भी आपका कोड बन रहा है वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उसके बाद हम प्लेस करेंगे अदरवाइज। अदरवाइज पर हम जो है या तो कोई एरर मैसेज रखेंगे या हम कोई और एक्टिविटी प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिकली अगर कोई भी वैल्यू फॉलो नहीं हो रही, यानी कि जिस तरीके से इफ देन एल्स में था कि अगर इफ फॉलो नहीं हो रहा तो एल्स फॉलो होगा, एल्स भी फॉलो नहीं हो रहा तो सबसे आखिर में जाकर फिर एल्स फॉलो होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन जो एल्स वाली थी इफ देन एल्स में, वो यहाँ पर अदरवाइज के साथ। तो जो भी आप एक्टिविटी यहाँ पर रखवाना चाहे, कोई एरर मैसेज रखना चाहे वो रख लीजिए, कोई कैलकुलेशन रखना चाहिए, जो भी एक्टिविटी आपको प्लेस करवानी है कि अगर तमाम वैल्यूज फेल हो रही हैं, यानी कि तमाम कंडीशंस फेल हो रही हैं, तो उसके एंड में आप अदरवाइज पर कोई भी इंस्ट्रक्शन प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और इफ देन एल्स में डिफरेंस ये है कि इफ का पूरा स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, चाहे वो एक्टिव हो ना हो। और वो अगर एक्टिव नहीं हो रहा तो उसके बाद एल्स पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर कोई और एल्स है तो वो पूरा प्रोसेस होगा। यानी कि सारी कंडीशंस प्रोसेस होंगी जब तक कोई एक कंडीशन पास नहीं हो जाती। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वो वैल्यूज को चेक करेगा, वो राइट हैंड साइड पर नहीं आएगा, कॉलम के राइट हैंड साइड पर नहीं आएगा सिस्टम। वो सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। मीन्स कि आपने वेरिएबल की जो भी वेरिएबल आपने सेट किया हुआ है उसकी वैल्यू इनपुट की है 2, तो वैल्यू 1 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू 1, तो वो सिर्फ 1 को चेक करेगा, 1 की राइट साइड पर नहीं आएगा। उसके बाद आपने रखा हुआ है वैल्यू 2, अब ये उस वेरिएबल के वैल्यू से मैच कर गया है, तो इसकी जो भी एक्टिविटी होंगी वो अटेम्प्ट करने के लिए राइट हैंड साइड पर आएगा। और यहीं पर आपने ब्रेक भी लिखा हुआ है। तो ब्रेक में क्या होगा कि ये जो केस ऑफ अदरवाइज का ऑप्शन है यहीं पर रुक जाएगा, वो फिर आगे किसी और वैल्यू को चेक नहीं करेगा। इस वजह से इसको कंसीडर किया जाता है कि इट इज फास्टर देन इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट है। राइट डाउन सूडो कोड टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 एंड प्रिंट डे नेम अकॉर्डिंगली।
अब इसके लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत है जिसमें मैं 1 से लेकर 7 तक कोई वैल्यू इनपुट करवाऊंगा और फिर उस वैल्यू को मैं यूज करूंगा या उस वेरिएबल को मैं यूज करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट में और उसके थ्रू जो भी एक्यूरेट डे नेम होगा वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ डिक्लेयर डे एस, क्योंकि होल नंबर मुझे इनपुट करना है तो मैं इसकी डाटा टाइप रख लेता हूँ इंटीजर। इनिशियलाइजेशन के लिए कर लेता हूँ मैं इसको लेफ्ट इंडिकेटर 0 एस इंटीजर। उसके बाद आउटपुट एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। अभी मैं नंबर के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा कि यही वैल्यू इनपुट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और वैल्यू इनपुट ना हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है अदरवाइज भी एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद मैंने कर लिया इनपुट डे, यानी कि डे में मैंने वैल्यू इनपुट करवा दी। अब मैं यूज करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट केस ऑफ अदरवाइज का ऑप्शन। तो उसके लिए ये होगा कि केस कीवर्ड आ गया, उसके बाद वेरिएबल नेम है तो वेरिएबल नेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डे, यहाँ पर आ गया डे और इसको कर लिया मैंने ऑफ। अब वैल्यूज मुझे इनपुट करनी है 1 to 7 और इंटीजर डाटा टाइप है तो वैल्यूज एज इट इज आएंगी। 1 आउटपुट टुडे इज मंडे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर इस पर आपको ब्रेक भी करना है। इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ 2 3 4 5 6 7। 2 पर हो गया आउटपुट टुडे इज ट्यूसडे। 3 पर हो गया आउटपुट टुडे इज वेडनेसडे। 4 पर हो गया आउटपुट टुडे इज थर्सडे। 5 पर हो गया आउटपुट टुडे इज फ्राइडे। उसके बाद 6 पर हो गया आउटपुट टुडे इज सैटरडे और फिर 7 पर हो गया आउटपुट टुडे इज संडे। अब रह गया आपका ऑप्शन अदरवाइज का। इसके बाद आपका आ जाएगा कीवर्ड अदरवाइज और यहाँ पर आप मैसेज रख देंगे आउटपुट इनकरेक्ट नंबर एंटर। एक तो आपकी एक्टिविटी हो गई और इसको ऐड केस कर दिया आपने। एक तो आपकी एक्टिविटी हो गई कि आपने इनकरेक्ट नंबर का एरर मैसेज रख दिया है। एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7 के बजाय इसको 1 to 6 कर दीजिए। ठीक है, 7 नंबर इनपुट करवाने की जरूरत नहीं है। और जो एक्टिविटी नंबर 7 है इसको आप यहाँ से रिमूव करके आप यहाँ पर रख सकते हैं टुडे इज संडे। यानी कि जिस तरीके से हमारे पास इफ देन एल्स में था कि हमें हर हाल में मींस कि अगर कोई इफ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा या कोई एल्स इफ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा तो हमारा लास्ट ऑप्शन एल्स पर जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास केस चॉइस ऑफ में ये केस ऑफ अदरवाइज में हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होगा वो अदरवाइज पर जा सकता है। आपकी मर्जी है, आप कोई एरर मैसेज रखना चाह रहे हैं अदरवाइज पर वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अदरवाइज पर आप अपनी लास्ट एक्टिविटी प्लेस कर दें कि अगर पहले वाली एक्टिविटीज में से कोई भी एक्टिविटी प्रोसेस नहीं हो रही तो फाइनली लास्ट वाली एक्टिविटी प्रोसेस हो जाए। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, विजुअल स्टूडियो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमसे सबसे पहले डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की।
ठीक है, तो प्रोडक्ट की भी हमारे पास यहाँ फोल्डर में मौजूद है। बैकअप फोल्डर ये रहा। की फाइल यहाँ पर मौजूद है। आप फोल्डर डाउनलोड करेंगे लिंक से, तो उसमें भी जो है ये सीडी की फाइल मौजूद है। इसे आप कॉपी कर लेंगे, इसको अगर आपने कर लिया यहाँ पर पेस्ट। नेक्स्ट, यस, थोड़ा सा वेट करना है। प्रोडक्ट की आपकी अप्लाइड हो चुकी है, बस अब आप इसको कर देंगे क्लोज। अब ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक डेवलपमेंट सेटिंग्स। ठीक है, कोई और ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना। सी शार्प अलग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस अलग लैंग्वेज है, एफ शार्प वेब डेवलपमेंट, ये सारे अलग अलग आपके पास आईडीईज है। आपको सेलेक्ट करना है विजुअल बेसिक डेवलपमेंट सेटिंग्स, और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पर। ठीक है, ये मजीद थोड़ा सा टाइम आपका लेगा क्योंकि फर्स्ट रनिंग है। थोड़ा सा टाइम ये मजीद लेगा आपका, और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट विजुअल बेसिक पर ओपन होगा। ओके, तो ये हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा जो है वो फर्स्ट इंटरफेस है जिसके थ्रू हमें अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो एक न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। देन यहाँ से ऑलरेडी विजुअल बेसिक लेफ्ट हैंड साइड पैनल से विजुअल बेसिक सेलेक्टेड है। विजुअल बेसिक के बाद हम यहाँ मिडिल पैनल से सेलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन जो है ये हमारी चली जाती है GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग पर। ठीक है, विजुअल प्रोग्रामिंग की तरफ चली जाती है। हमें डायरेक्ट जो वो टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन और इसे कर देंगे क्लिक ऑन ओके। ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, सब मेन, एंड सब, एंड मॉड्यूल। हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग वर्किंग होनी है वो सारी की सारी ये सब मेन और एंड सब में होगी।